मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह के काव्य खंड की एक कविता जिसका नाम है घर की याद। इसमें जो कवि है उन्होंने ये कविता अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है, यानी कि जब 1942 में कवि अपने जेल की यात्रा उन्होंने की तो उस समय बरसात का मौसम था, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, बहुत अधिक बारिश हो रही थी और उस समय कवि को अपने घर की याद जो है सता रही थी और वो उस वर्षा में अपने घर के लोगों को संदेश दे रहे हैं, अपने घर के लोगों को बताना चाहते हैं उस बारिश के माध्यम से कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो इस तरह इस कविता में बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। इस कविता को हमने आपके पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, तो आपको बहुत सारी चीजें इस कविता के बारे में शायद पता होंगी। शायद आप में से कई बच्चों ने नहीं भी इस कविता को पढ़ा होगा, तो आज हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कवि के जीवन परिचय को जानेंगे और फिर कविता को हम पढ़ेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे इस कविता के भावार्थ को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लास शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा ये कविता उनके जेल प्रवास के दौरान, यानी कि जब वो जेल में उन्होंने जेल में वो गए थे अपने स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था हमारे देश में सन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल में इस कविता को लिखा था। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। मृत्यु सन 1985 में हुई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही ज्यादा सहज और सुंदर है। तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाड्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। तो इस तरह हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कुछ यहाँ पर जो बातें हैं वो पढ़ी। बाकी इनका जो जीवन परिचय है, इनकी भाषा शैली के बारे में और भी जीवन की बहुत सारी जो घटनाएं हैं, बातें हैं, ये सब आपकी पाठ्य पुस्तिका जो हिंदी की है उसमें आपके दी गई है। तो आप वहां से भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। शुरू करेंगे कविता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कविता में यहाँ पर कविता कवि ने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है, यानी कि जब वो जेल में थे और एक समय ऐसा था जब बहुत ज्यादा पानी बह रहा था, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था और कवि को अपने घर की याद सता रही थी।
यहाँ पर कवि ने सावन के मौसम की बात की है और बताया है कि एक समय जो है बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनको अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं। उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही है कि वो उनके माता पिता जो हैं वो पुत्र वियोग में तड़प रहे होंगे और किसी अनहोनी की जो आशंका है उससे दुखी हो रहे होंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब वो अपने परिवार को इस बारिश के माध्यम से, इस वर्षा के माध्यम से एक झूठी संतावना, एक झूठा संदेश भेज रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, ताकि उनके माता पिता को संतावना मिल सके और वो उनके परिवार के लोग उनके लिए दुखी ना हो। तो कविता शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में, बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में कवि ने कविता को लिखा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे और मैं भावार्थ आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर कविता शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो ये जो आप भावार्थ इस तरह से लिखेंगे कि ये जो कविता है ये हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 के घर की याद कविता से ली गई है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और कविता जो है कवि ने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। और सावन की एक रात जब बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो कवि को अपने प्रियजनों की याद आ रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं आज बहुत बारिश हो रही है, रात भर बहुत बारिश हुई है, बहुत सारा पानी गिरा हुआ है आसमान से और मेरा मन घर की यादों से घिरा हुआ है। जिस तरह चारों तरफ वर्षा ही वर्षा है, चारों तरफ पानी ही पानी हुआ है, इतनी तेज इतनी अधिक वर्षा हो रही है, इसी तरह कवि का मन भी आज घर की यादों में डूबा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने घर की यादों में। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, यानी कि जो मेरा प्राण है, मेरा मन है, वो भी मेरे घर की यादों में घिरा हुआ है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर है कि मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब कवि कहते हैं पानी बहुत गिर रहा है और उसी पानी में, जैसे पानी में सारी चीजें, जब पानी भर जाता है चारों तरफ तो उस पानी में कुछ चीजें ऊपर उठकर आ जाती हैं और तैरने लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह कवि कहते हैं कि घर की यादों में दुखी होकर जो मेरा मन है उन यादों से घिरा हुआ है और मेरी नजरों के सामने, मेरी आंखों में वो घर मेरे तैर रहा है। और वो घर जो मुझसे बहुत दूर है और वो घर जो खुशियों का पूर है, यानी कि खुशियों से जो भरा हुआ है, पूर यानी कि भरा हुआ, तो वो घर जिससे मैं बहुत दूर हूं या जो मुझसे बहुत दूर है और वो घर जो खुशियों से भरा हुआ है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो यहाँ पर घर की घर में चार भाई, अब कवि अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो कवि कहते हैं घर में है चार भाई, उनके घर में चार भाई हैं, बहन भी मायके आई और उनकी बहन भी जो है वो मायके आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, यानी कि आई तो वो अपने बाप के घर है, अपने पिता के घर है, लेकिन वो दुखी है अपने पिताजी के घर में आकर, क्योंकि बेटी के लिए उसकी खुशी का ठिकाना होता है उसके पिताजी का घर। उसके पिताजी के घर में उसे हर खुशी मिलती है, हर सुख मिलता है, हर अगर कोई संसाधन ना भी हो,
चाहे वहां पर संसाधनों की कमी क्यों ना हो, लेकिन जो खुशी उसको अपने पिताजी के घर में, जो संतुष्टि, जो आराम उसे पिताजी के घर में मिलता है, वो उसे कहीं और नहीं मिल सकता। तो कवि यहाँ पर यही बताते हैं कि घर में 4 भाई, यानी कि मेरे घर में 4 भाई हैं और मेरी बहन भी जो है वो मायके आई हुई है, अपने पिता के घर आई हुई है, लेकिन फिर भी वो वहां आकर दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसका जो एक भाई है वो जेल में कैद है। तो अब घर में जो सब जब प्यार से जुड़े होंगे, जब प्यार से जब इकट्ठे हुए होंगे, जब सब घर में, तो क्या हुआ? घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। तो कवि कहते हैं ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि घर ही घर में सब जुड़े हों। अक्सर देखो क्या होता है कि कई बार भाइयों को काम पे जाना होता है, बहनें अपने ससुराल में होती है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि जब सारे भाई बहन एक साथ मिल सके। तो कवि कहते हैं उनके घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो उस घर की जो भुजा है, यानी कि जो उस घर का ताकत, उस घर की जो ताकत है वो भाई हैं, और उस घर में जो प्रेम का प्रतीक है वो बहनें हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो घर में बहुत कम ऐसे समय होता है कि जब भाई बहन साथ में मिल पाते हैं, और वो भी ऐसे भाई बहन जो बलिष्ठ हो, और जो घर की ताकत हो, जो घर का मेन, जो घर के मुखिया हो, घर के ईंट हो घर की, वो भाई, और उन ईंटों को प्रेम से जोड़े रखने वाली बहनें, ये सब कब एक साथ मिलते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब कवि अपनी माता के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, और दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अपनी माँ को याद कर रहे हैं, माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, यानी कि बिना पढ़ी लिखी हुई है, और दुखों में जिसका पूरा जीवन बीता हुआ है, और उसकी गोद में अगर सर रख लिया जाए, उसकी गोद में अगर सर रख लिया जाए, उसके पास अगर थोड़ी देर बैठ जाया जाए, तो सारे दुख जो है समाप्त हो जाते हैं, सारी निराशा समाप्त हो जाती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अभी कवि जेल में है, और क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा छोटी सी छोटी चीज में भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो लेखक हैं, कवि हैं, जो वो जेल में बंद हैं, तो ये सोचिए उनकी माता के लिए कितने बड़े दुख की बात है, कितने बड़े कष्ट की बात है। लेकिन कवि कहते हैं कि मेरी माता जिसके स्नेह की धारा यहाँ तक भी बहती है, यानी कि मैं उसके प्रेम को, अपनी माता के प्रेम को, अब मेरी माँ का प्रेम इतना ज्यादा व्यापक है, इतना ज्यादा मेरे लिए है कि मैं अपनी माँ से इतना दूर होते हुए भी यहाँ भी मैं अपनी माँ के प्रेम को महसूस कर सकता हूँ, अपनी माँ के प्रेम को समझ सकता हूँ। लेकिन उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। लेकिन अगर उसको पत्र लिखना आता तो जरूर मेरी माता मुझे पत्र भेजती, और जरूर मैं उसका पत्र पढ़ता। लेकिन मेरी माता को ना तो पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है, इसीलिए आज कवि को, यानी कि मुझे अपनी माँ के पत्र से वंचित रहना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अभी तक अपने भाई बहनों की बात कर रहे थे कवि,
अब अपनी माता के बारे में बात कर रहे हैं और आगे अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण न व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। तो अपने पिताजी को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो पिताजी जो अब बिल्कुल भी बुढ़ापे से बहुत ज्यादा दूर हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को इस उम्र में भी इतना फिट, इतना तंदुरुस्त, इतना हष्ट पुष्ट बनाया है अपने योग से, अपने व्यायाम से, अपने कार्यों से, जो अभी भी दौड़ जाएं, यानी कि अगर उन्हें अभी भी रेस में अगर उन्हें उतार दिया जाए तो वो वहां पर भी पीछे नहीं हटेंगे, और जो आज भी खिलखिलाकर, इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आगे कहते हैं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझालर झरता। तो यहाँ पर अब अपने पिताजी की साहसी होने के बारे में बता रहे हैं कि कहते हैं मेरे पिताजी बहुत ज्यादा साहसी हैं। वो ना तो मौत के आगे हिचकते हैं, यानी कि ना तो उन्हें मौत का डर है और ना ही शेर से वो डरते हैं। ना तो मौत के आगे हिचकते हैं, ना ही शेर से बिचकते हैं। उनके स्वर में आज भी बादलों सी गर्जना है, बोल में बादल गरजता है, यानी कि उनकी बोली में आज भी बादलों की जैसी गर्जना है, इतनी कड़क आज भी उनकी आवाज जो है इतनी ज्यादा कड़क है। और वही कड़कपन, वही जुझारूपन, वही जोश, वही एक नया उत्साह उनके काम में भी दिखाई देता है, यानी कि उनके काम आज भी तूफानों से भी तेज है, यानी कि वो बहुत ज्यादा अपने काम में लर्जर हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज हैं, अपने काम में फिट हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से वो आज भी कर लेते हैं। आज गीता पाठ करके, अब बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में कि आज के समय में भी वो गीता का पाठ करना नहीं भूलते हैं। आज भी गीता पाठ करके, दंड 208 करके, दंड करते हैं यानी कि व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं। आज भी गीता पाठ करके, दंड 208 करके, खूब मुदगर हिला हिला लेकर, मूठ उनका मिला लेकर, यानी कि कभी जब अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि आज भी उनके जो पिताजी हैं वो गीता का पाठ कर सकते हैं, यानी कि उनकी आंखें अभी भी तेज हैं, पढ़ लिख सकते हैं, और दंड दंड 208 करते हैं, यानी कि दंड बैठक लगा लेते हैं, और फिर मुदगरों को हिला हिलाकर, मूठों को मिलाकर, मिला मिलाकर, जबकि नीचे आए होंगे, यानी कि वो सारी एक्सरसाइज छत पे करते हैं, अपने जो उनका छत है उसमें करते हैं, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब उनके पिताजी अपना सुबह की एक्सरसाइज करके, सुबह का व्यायाम करके, दंड बैठक करके, हाथों मुदगर अपने हाथों से हिलाकर, अपनी मूंछों को मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे, तो तब अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल गए होंगे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की याद आ गई होगी। और इसी तरह कहते हैं, हाय पानी गिर रहा है, न घर नजर में तिर रहा है। तो ये पानी गिर रहा है और आज मेरी नजर में मेरा घर तिर रहा है, यानी कि तैर रहा है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह जो कवि हैं वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और ये जो दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये उनके परिवार का दृश्य है। वो उसमें सभी लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन लोग उनके घर में हैं। आगे कहते हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब चारों भाई और चारों बहनों को, जब उनके पिताजी एक्सरसाइज करके नीचे आए होंगे, व्यायाम करके नीचे आए होंगे, तो उनके नयन जो है, उनकी आंखें जो है वो पानी से भर गई होंगी, आंखों में आंसू आ गए होंगे, जब उन्होंने चार भाई चार बहनों को आपस में खेलते, आपस में बात करते, आपस में खड़े हुए देखा होगा।
तो इस तरह यही सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब वो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं आया है, बुढ़ापा जिनको अभी छुआ तक नहीं है, अब वो रो पड़े होंगे बरबरा कर, यानी कि बहुत जोर से उन्हें रोना आ गया होगा जब उन्होंने देखा होगा कि 4 भाई और 4 बहनें आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों में लगे हैं या खड़े हैं। तो अब उन्हें 5वें की याद जरूर आई होगी और उसको याद करके वो रो पड़े होंगे, उसका नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। अब कवि कहते हैं 5वां हूं मैं अभागा। अब कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि वो 5वां जो है वो मैं हूं, 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। तो कवि कहते हैं वो 5वां अभागा जो है वो मैं हूं, जिससे सोने पर सुहागा, यानी कि जिसको उनके पिताजी सोने पर सुहागा कहा करते थे। यानी कि बहुत सोने पर सुहागा किसे कहते हैं, बहुत अधिक लाभ होना या बहुत अधिक अच्छा होना। वो अपने चारों बच्चों को सोना कहते थे, लेकिन उस सोने पर भी सुहागा उनका 5वां बेटा हुआ करता था। तो अब कवि अपने आप के बारे में कहते हैं, अपने आप के लिए कहते हैं कि उनके पिताजी के प्रेम को याद करते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं कि 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। प्यार से मुझे सोने पर सुहागा मेरे पिताजी कहा करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। तो अब कवि कहते हैं कि अब पिताजी को अपने वो 4 जो स्वर्ण बेटे, जिन्हें पिताजी अपना सोना कहा करते थे, अब वो सोने स्वर्ण बेटे जो हैं, अब पिताजी को वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे, अब पिताजी को वो तुच्छ लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन पर जो सुहागा मैं था, जो उनसे भी अच्छा मैं था, वो आज तो यहाँ पर बंधा हुआ बैठा है, जेल की सलाखों के अंदर बैठा है। तो कैसे पिताजी खुश हो सकते हैं, कैसे पिताजी हंस सकते हैं। तो कवि कहते हैं आज उन्हें अपने वो 4 बेटे भी पसंद नहीं आ रहे होंगे, वो 4 स्वर्ण बेटे, यानी जिन्हें वो सोना कहकर बुलाया करते थे, वो 4 बेटे भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। तो यहाँ पर कवि अपने माता के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि अब जब उनके पिताजी दुखी हैं, देखिए अक्सर क्या होता है, माता दुखी होती है, पिताजी थोड़ा सा सख्त मिजाज के होते हैं हमेशा ही, अक्सर। तो लेकिन यहाँ पे जब पिताजी दुखी हो जाते हैं, हर बारी आपने देखा होगा कि माता ही उन्हें ढंढास बनाती है, माता ही उन्हें हौसला देती है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंखों में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। अब माता थोड़ा सा पिताजी को थोड़ा सा हौसला दे रही है, थोड़ा सा एक उनको आस बंधा रही है कि आप क्यों रो रहे हैं। पिताजी को कह रही है माता कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप दुखी क्यों हो रहे हैं, वहां जो तुम्हारा बेटा है वो बिल्कुल ठीक है। माँ ने पिताजी को रोते हुए समझाया होगा, जो कि पुत्र वियोग में रो रहे हैं, उन्होंने संभाला होगा और रोते हुए समझाया होगा कि अपनी आंखों में पानी मत लाइए, आप दुखी मत होइए, आप रोइए मत, आपका भवानी जो है वहां पर बिल्कुल ठीक होगा, आप उसके दुख में आंसू मत बहाइए। और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब माता जो है पिताजी को समझा रही है कि आप रोइए मत, आपका बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक होगा वहां पर, क्योंकि और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अर्थात
कि वह तुम्हारा ही तो बेटा है और तुम पर ही गया है और अब भी तुम्हारी ही इच्छाओं का सम्मान कर रहा है, तुम्हारी ही इच्छाओं का सम्मान करता है, तुम्हारे ही तो संस्कार है उसमें। तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारा बेटा कुछ करे, अच्छा करे, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, देश के लिए कुछ अच्छा करे। तो आज तुम्हारा बेटा यही कर रहा है। तुम्हारे ही संस्कार, तुम्हारी यानी कि यह तुम्हारी लीक ही है, यानी कि तुम्हारे ही संस्कार है ये, तुम पर ही वो गया है और तुम्हारी ही इच्छाओं का वो सम्मान कर रहा है। तो इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रोने की आवश्यकता नहीं है। पांव पीछे जो हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो पिताजी अब माता जी जो है वो पिताजी के लिए कह रही है कि अगर वो पांव पीछे हटाता, यानी कि क्योंकि वो देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए हैं, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, देश हित में, कितनी बड़ी बात है सोचिए, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है। तो उनकी माता कहती है अगर वो इस चीज से पीछे पांव हटा लेते तो मेरी कोख को लजाते, यानी कि मुझे बहुत कष्ट होता, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता कि मेरे बेटे ने अपना जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य छोड़ दिया है। तो पांव जो पीछे हटाता, यानी कि अपने पांव अगर वो पीछे कर लेता, अपने आप को अपने कर्तव्य से वो विमुक्त हो जाता, तो मुझे इस बात से बहुत ज्यादा कष्ट होता, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता। तो इस पर तुम कच्चे मत हो, यानी कि इस पर तुम दुख मत करो, इस पर तुम रो मत, क्योंकि तुम्हें रोता हुआ देखकर, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो घर की नींव होते हैं, घर का एक बिंब होते हैं जिस पर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। तो इस तरह अगर पिताजी रोएंगे तो पिताजी को रोता देखकर बाकी बच्चे भी रो जाएंगे। तो इसीलिए माता समझा रही है पिताजी को कि आप रोइए मत, आप अपने हौसले को बढ़ा कर रखिए, अपने हौसले को बना कर रखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो कविता हमने पढ़ी भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित, जो कि उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी है, तो किस तरह उन्होंने अपनी घर की याद का वर्णन, अपने परिवार का वर्णन, अपने माता पिता का वर्णन इस कविता में किया है। तो आशा करती हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। इस कविता को ही हम अपने अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना भी पढ़ा, आप इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।